हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे आज। तो ये देखिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, ये टेस्ट हो गया, ये ऑन द ईव हो गया। और इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स है। और बाय मनीष भारद्वाज इज माय नेम। हम 11th क्लास भी कराते हैं, 12th क्लास भी कराते हैं और CUET भी कराते हैं। ये कुछ पास परफॉर्मेंस है हमारी। ये गोविंद गोयल के 100 नंबर आए थे, खुशी भदौरिया के 99, वरुण पांडे के 98 और 30 से ज्यादा स्टूडेंट हाल फिलहाल के वर्षों में 95 मार्क्स ला चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है। टेस्ट से पहले 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, 40 मिनट दिए जाएंगे और ये मार्किंग स्कीम लिखी हुई है। तो चलिए बेटा दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये लगान। व्हाट वाज लगान? तो भाई लगान क्या था? लगान तो एक टैक्स था, तो लिखेंगे इट वॉज अ टैक्स। ये टैक्स था। कौन देता था, किसको देता था ये टैक्स? ये टैक्स था जो गिवन बाय कल्टीवेटर्स टू जमींदार। इट वॉज अ टैक्स गिवन बाय कल्टीवेटर्स टू जमींदार। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, इतना बहुत है बेटा क्योंकि एक ही मार्क का क्वेश्चन है ये। वन मार्क का है ये, तो ये 1 मार्क का है, तो इतना ही लिखेंगे। इट वॉज अ टैक्स गिवन बाय कल्टीवेटर्स टू जमींदार। अब कह रहा है हु वॉज कॉर्नवेलिस? लॉर्ड कॉर्नवेलिस कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस वो व्यक्ति था जिसने जमींदारी सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या लिखेंगे? ही वॉज द पर्सन, ये आर लिखा है, पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना ही इसका लिखना है। ठीक है। ये जमींदारी सिस्टम लेके आए थे, कब लेके आए थे? 1793 में लेके आए थे। ये आवश्यकता नहीं है लिखने की, इतना भी चल जाएगा। ही वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। ये इन लिखा है बेटा। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। कह रहा है विच इवेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो कौन सी इवेंट थी? वो इवेंट बतानी है आपको। तो वो थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी। ये इवेंट थी भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टिस्को? तो टिस्को की फुल फॉर्म लिखनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? बेटे सारे क्वेश्चन 1 मार्कर है, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ आपको ईयर लिखना है। 1881 में पहली ऑफिशियल सेंसस इंडिया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ये MCQ कह रहा है जेंडर बायस इन द सोसाइटी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय। तो भाई जेंडर बायस दिखता था हमें लिटरेसी रेट से, क्योंकि 16% लिटरेसी रेट मैन की थी और 7% वुमेन की थी। तो यहां से जेंडर बायस दिखता था हमें। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। कह रहा है विच इंडस्ट्री वाज अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? पार्टीशन की वजह से कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी? तो वो जूट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी, क्योंकि पार्टीशन के वक्त हमारा बहुत सारा हिस्सा, बंगाल का जो हिस्सा था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था। तो जूट इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत हुई थी इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेट ऑफ विच इकोनॉमिस्ट ऑन नेशनल इनकम?
एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो सबसे अच्छा, वेरी सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को नापना किस इकोनॉमिस्ट ने किया था वो काम? तो भाई वो थे VKRV राव। ठीक है, दादा भाई द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम निकाली थी, लेकिन सबसे अच्छी निकाली थी VKRV राव ने। मोस्ट या वेरी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। देखिए नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो कह रहा है डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में जो नॉट ट्रू है वो बताना है। हाई बर्थ रेट, तो हाई बर्थ रेट तो थी बेटा 48 पर 1000 थी। लो डेथ रेट, डेथ रेट 40 पर 1000 थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी 218 पर 1000 थी। और लो लिटरेसी रेट, ये 16% थी मेन की और 7% थी वुमेन की। तो साफ जाहिर हो रहा है कि हाई बर्थ रेट भी थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी थी, लो लिटरेसी रेट भी थी। तो बी ऑप्शन होगा जो सही नहीं है, क्योंकि लो डेथ रेट कह रहा है ये, जबकि डेथ रेट काफी हाई थी। इसको हाई बोलते हैं बेटा, 40 पर 1000 हाई थी ये। तो ये इसका आंसर होगा, ये गलत है, नॉट ट्रू बताना था आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर ये नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, नॉट ट्रू कह रहा है। तो नॉट ट्रू में देखिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इंडिया को कभी भी डेफिसिट नहीं हुआ, इंडिया को हमेशा सरप्लस होता था। और जबकि ये कह रहा है डेफिसिट, तो ये गलत कह रहा है, तो आंसर होगा ए। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैच द फॉलोइंग है बेटा, देखो जरा ध्यान से, मैच द फॉलोइंग है और नीचे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, तो ये आपको ABCD में से बताना है। तो पहले मैच कर लेते हैं। स्वेज कैनाल 1869, तो स्वेज कैनाल मिलेगी इससे 1869। फर्स्ट ट्रेन बिटवीन बॉम्बे टू थाने 1853, ये मिल जाएगी 1853 से। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये आगे 1 से मिल जाएगी। और सेटिंग अप ऑफ टिस्को 1907, यानी कि ये 30 से मिल जाएगी। तो ए का बी है, तो इसका आंसर बी होगा। देखो ए का सेकंड है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन। तो कह रहा है ब्रिटिश लेविड नो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। भारत से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने पे उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया, सही बात है, कोई टैरिफ नहीं लगाया उन्होंने, ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा है अंडर द कॉलोनियल रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सफर्ड मैसिव डिके, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। और अगर दोनों बातें सही हैं तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक बात फॉल्स कही गई है। अब आंसर होगा ए और बी में से कोई एक। अब यहां पे बिकॉज लगा के देखेंगे हम, बिकॉज लगा के देखते हैं। ठीक है, यहां हमने बिकॉज लगाया, थोड़ा मिटा देते हैं, बिकॉज लगाते हैं। और अगर यहां बिकॉज लगा के देखें तो हम देखते हैं कि इनके बीच में कोई लिंक स्थापित नहीं हो रहा है। ऊपर तो फॉरेन ट्रेड की बात की गई है, नीचे इंडस्ट्री की बात की गई है। ये फॉरेन ट्रेड से लिंक होता है, ये इंडस्ट्री से लिंक होता है, तो कोई लिंक इनके बीच में नहीं, लेकिन दोनों बातें सही हैं, लेकिन लिंक नहीं है। तो आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ईयर इज रिगार्डेड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड वाई। तो देखिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। आंसर बहुत सिंपल है, विच ईयर, तो बताना है 1921, 1921 इज रिगार्डेड। बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, बाकी सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, ऊपर वाले सारे 12 तक। अब ये 2 नंबर का है, क्योंकि इसमें वाई भी पूछ लिया क्यों।
1921 is regarded as the year of great divide. पूछ रहा है क्यों, तो लिखेंगे एज बिफोर 1921 इंडिया की पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर रही थी. इंडियाज पॉपुलेशन वॉज फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों बहुत हाई थी. बोथ BR एंड DR वर हाई. दोनों हाई थी, BR भी हाई थी और DR भी हाई थी. बट आफ्टर 1921 के बाद से क्या हुआ, आफ्टर 1921 इंडिया के पॉपुलेशन में कांस्टेंट राइज देखने को मिला. लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन started rising constantly. ठीक है, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन तो इतना बनाना ही पड़ेगा बेटा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है. कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया. ये भी 2 नंबर का है क्वेश्चन बेटा. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है आपको. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग किस किस सेक्टर में लगे हुए थे, ये बताना है आप. ठीक है, तो इसमें पहले बताना है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर. प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का प्रीडोमिनेंस था, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा. दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका रीजनल वेरिएशन. ठीक है, ओके. देखिए प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर में बताना पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर का कितना था. तो एग्रीकल्चर जो था, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का रोल था 72%. नंबर 2 पे आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, उसका था 10% और सर्विस सेक्टर का था 18%. ठीक है, ये था. रीजनल वेरिएशन की अगर बात करें तो कुछ राज्य मोर डिपेंडेंट थे, कुछ लेस डिपेंडेंट थे. मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्या लिखेंगे, मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. कौन कौन से राज्य थे बेटा, पंजाब था एक, तो एक राजस्थान था, और एक था उड़ीसा. और जो लेस डिपेंडेंट थे, जो कम डिपेंडेंट थे, लेस डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेस डिपेंडेंट जो थे बेटा, वो थे साउथ इंडिया के स्टेट्स. इसमें लगा सकते हो आप तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एटसेट्रा. कर्नाटका लिखा है, ठीक है. तो बस ये 2 पॉइंट लिखने, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर और रीजनल वेरिएशन. ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा. क्वेश्चन 15 देखिए क्या है. क्वेश्चन 15 कह रहा है
कि एक बहुत ही इनफेमस फेमाइन मतलब अकाल आया था, भुखमरी जिसे बोलते हैं, अकाल आया था बंगाल में 1943 में, जिसने एनगल्फ जो खा गया 30 लाख लोगों को, मतलब 30 लाख लोग मर गए थे उसके अंदर। एक बहुत ही फेमस अकाल आया था, इनफेमस अकाल आया था 1943 में बंगाल में, जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो विच पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये लगातार फेमाइन आते रहते थे भारत के अंदर? फ्रीक्वेंट मतलब लगातार फेमाइन आते रहते थे, एंड हाउ, कैसे? तो इसका आंसर लिखना है आपको कि जो पॉलिसी का नाम था वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये पॉलिसी थी उनकी, ठीक है? पॉलिसी पूछी ना, तो भाई फोर्स कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि भाई वो भारत के लोगों को मजबूर किया करते थे कि आप कैश क्रॉप उगाओ, जूट उगाओ, कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ। तो भारत के लोगों को मजबूर किया करते थे कि आप कैश क्रॉप उगाओ। इससे क्या हुआ? इससे लैक ऑफ फूड क्रॉप हो गया, लैक ऑफ फूड क्रॉप, फूड क्रॉप की कमी हो गई, फूड क्रॉप की कमी होगी। यही तो कारण था फ्रीक्वेंट फेमाइन का, फ्रीक्वेंट फेमाइन का यही कारण था, ठीक है? तो हाउ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि लैक ऑफ फूड क्रॉप हो गया। अब जब लोग बहुत ज्यादा कैश क्रॉप उगाएंगे, फूड क्रॉप की कमी हो जाएगी, तो देश के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी, फूड क्रॉप की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अकाल की स्थिति बन जाएगी। तो ये लिखना है आपको इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। एक कह रहा है डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बताओ। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिट, जो दिखाती थी कि सारे फीचर जो थे बैकवर्ड इकोनॉमी के थे, भारत की इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन से वो बताना है। क्या आप एग्री करते हो? उसके लिए 3 रीजन आपको देने हैं। और एक क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिश रूल। तो दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो यहां ये मैंने पार्टीशन कर दिया, यहां करेंगे पहला वाला। तो डू यू एग्री कह रहा है, यस वी एग्री, यस वी एग्री, हम एग्री करते हैं। गिव रीजन, तो रीजन हम देते हैं यहां पे, रीजन हम देते हैं। तो पहला रीजन था कि हाई डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत हाई थी, हाई बर्थ रेट स्लैश डेथ रेट, ठीक है? अब यहां पे आपको बताना पड़ेगा कितनी थी बर्थ रेट, डेथ रेट बतानी पड़ेगी आपको। तो वो थी भाई 48 पर 1000 थी बर्थ रेट, और डेथ रेट थी 40 पर 1000, ठीक है? ओके। इसके बाद है हाई बर्थ रेट डेथ रेट होगी, 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। तो दूसरा है हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये कितनी, ये भी बतानी पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको सब्सटेंशिएट तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कितनी थी। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी 218 पर 1000, 218 पर 1000। उसके बाद तीसरा पॉइंट और लिखोगे तो आप लिटरेसी रेट भी लिख सकते हो या लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लिख सकते हो, दोनों बन सकती है, लिटरेसी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो मैं लिख देता हूं लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो वो कितनी थी भाई? काफी कम थी, 16% थी मैन की, और वुमेन की थी 7%, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे इसके डेमोग्राफिक कंडीशन के। बेटा इतना ही, थोड़ा थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा वर्ड्स में, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब ये 3 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, 3 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये और वाला क्वेश्चन है बेटा, आपको एक ही करना होता है बेटा एग्जाम में, यहां पे मैं दोनों करा रहा हूं।
बाय ब्रिटिश। तो 1, 2 और 3। ठीक है बेटा, एग्जाम में एक ही करना होगा, मैं यहां 2 करा रहा हूं, आपको एक ही करना है। और लिखा है ना, यहाँ देखो और लिखा हुआ है, तो इनमें से एक करना है आपको। तो जो पहला जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन यही था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। अंग्रेजों ने भारत में फर्स्ट ट्रेन चलाई थी, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ट्रेन चली थी भारत में 1853 में चली थी, और बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दोगे आप। इसके बाद आप कह सकते हो शिफ्ट टू मॉनिटरी सिस्टम, शिफ्ट टू मॉनिटरी सिस्टम, कि भाई मॉनिटरी सिस्टम की तरफ भारत शिफ्ट हो गया था। पहले भारत में बार्टर सिस्टम चला करता था, है ना, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम से हम शिफ्ट होकर कहां गए, मॉनिटरी सिस्टम। पैसा, मनी इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने पैसा चलाया, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और तीसरा कंट्रीब्यूशन अगर आप लेना चाहें, चेक ऑन फेमाइन भी ले सकते हैं, है ना, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये लिख लेते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसका मतलब होता है बेटा कि जब अंग्रेज गए थे तो भारत में काफी सारे सिस्टम छोड़ के गए थे। जैसे उन्होंने भारत में पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जुडिशियल कानून वगैरह बनाए, कोर्ट वगैरह बनाए, तो ये वो छोड़ के गए थे। तो ये 3 उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लिख दिया हमने, 3 हमने ये लिख दिया है डेमोग्राफिक कंडीशन। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, हाउ कैन यू से दैट इन बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो। तो बिफोर द एडवेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया गोल्डन स्पैरो था, आप कैसे कह सकते हो भाई? कह सकते हैं, ढंग से कह सकते हैं, क्योंकि था भारत। ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में आंसर देना है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छी थी। इंडियन इकोनॉमी वॉज कैसी थी? वाइब्रेंट इकोनॉमी थी इंडिया की, वाइब्रेंट थी इंडिया की इकोनॉमी, प्रॉस्पेरियस थी, और सेल्फ रिलायंट थी। ठीक है, तो बस ये एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने घुमा दिया है इसको, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो ए बी सी डी करके 4 आपको ऑप्शन दिए मैं। स्नेल जो वर्ड है, स्नेल इकोनॉमी, स्नेल का मतलब होता है जो बहुत धीरे धीरे चलती है, स्नेल। तो इससे आप लिंक कर सकते हो स्टेगनेंट, स्टेगनेंट, ये टी लिखा है, स्टेगनेंट इकोनॉमी, ये आप लिंक कर सकते हो। टोक्यो इकोनॉमी, टोक्यो जापान की राजधानी है और काफी ज्यादा डेवलप्ड है, तो ये हो जाएगा डेवलप्ड इकोनॉमी।
फिर है जवाहर पार्क जवाहर पार्क इकोनॉमी, मैंने बोली दिया जवाहर पार्क क्या एक कॉलोनी है, जवाहर पार्क की कॉलोनी, तो इससे हो जाएगा कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी। फिर लेके आए सेकेंड हैंड लैम्बोर्गिनी इकोनॉमी, तो सेकेंड हैंड चीजों पर डेप्रीशिएशन लगता है, तो डेप्रीशिएटेड इकोनॉमी। अब बताओ, ये हमने इसको डिकोड कर लिया। अब देखो क्या भारत का फीचर नहीं था, तो भाई भारत डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं थी, तो आंसर होगा बी, टोक्यो इकोनॉमी। टोक्यो इकोनॉमी विल बी द आंसर। चलिए, एक ही नंबर का था, ये एमसीक्यू था, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि आशा भोसले ने एक गाना गाया था, बहुत ही सुंदर मेलोडियस गाना गाया था, फिल्म तीसरी कसम थी 1966 में। कह रहा है पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर द कुर्ता इज मेड अप ऑफ विच फैब्रिक। तो कुर्ता कौन से फैब्रिक से बना था ये बताना है, और ये भी बताना है आपको कि वो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ दैट फैब्रिक, उस फैब्रिक की एक फाइनेस्ट क्वालिटी भी बतानी है आपको। ठीक है जी। तो देखो, आप समझ तो गए होंगे कि मलमल जो एक वर्ड है इस गाने में, जो मलमल वर्ड है, यहां से आपको आंसर पकड़ना है। तो जो मलमल जो क्वेश्चन है, जो गाने में जो मलमल है, मलमल क्या था? मलमल एक फाइनेस्ट क्वालिटी का एक डेक्काई मसलिन था। याद है डेक्काई मसलिन, ढाका, ढाका में डेक्काई मसलिन था, कॉटन फैब्रिक था। तो इसका आंसर लिखेंगे कुर्ता इज मेड अप ऑफ डेक्काई मसलिन, डेक्काई मसलिन, डेक्काई मसलिन, जिसको हम कॉटन फैब्रिक भी कह सकते हैं, कॉटन फैब्रिक भी कह सकते हैं। और उसकी एक फाइनेस्ट क्वालिटी भी लिखनी है। तो वन फाइनेस्ट क्वालिटी, दो थी, मलमल शाही, मलमल खास, तो मैं दोनों लिख देता हूं, मलमल शाही और मलमल खास। कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया बेटा, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़े एक्सपेरिमेंट, कुछ इनोवेशन हम करते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अपने आप ही एक क्वेश्चन बनाना है, मेक अ क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड आंसर इट विच इज नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर। अपने आप एक क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो आप, जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशनल इनकम, चलो ये बना देते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशनल इनकम।